तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं चार बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे की चली गई। हेलो अनु, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर। 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति, जी कम इन। सर, आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई, है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है। पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कहॉलिक नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी है। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं, रहने दो। इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाकर ही रहूंगा। सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये बात से भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? अब मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ? क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात यह है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है। दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं। अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। So what I'm trying to tell you, and not only you but all the girls, is enjoy your life यार। एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आ चश्मो पेरी में। आइए ना। ये किसका घर है? बता दो, कैसी हो स्वाति? मैं ठीक हूँ। आपने टाइम पे 50,000 रुपए नहीं दिए होते तो मेरी बीवी और बेटी नहीं बच पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका नामकरण आप ही करें। कौन, मैं? हाँ भैया। भानुमति, उस दिन तुमने सिर्फ पैसे नहीं दिए, इसे जिंदगी दी।
रुको भानु। इतने महंगे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? और सुना है तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये सब क्या चल रहा है? आपसे रिमोट लेकर खुद अपनी लाइफ कंट्रोल कर रही हूँ पापा। रिमोट? आशु नाटक छे। सॉरी। हाँ चिपकू। तुम्हें प्यार हो गया? एक्चुअली ए, मुझे ऐसे मत देखो। हाँ? हैप्पी बर्थडे गजा। आज गजा भाई नो बर्थडे छे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शंकर ने तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत जुटा लिए हैं। हार गए तो उम्र कैद। कुछ पर केस करके डराना चाहता है मुझे। 25 सालों की दोस्ती, 10 सालों की रिश्तेदारी। इसे देखो, अपनी बहन से शादी करवाई थी मुझसे। 5 साल पहले जब मैं और शंकर बिजनेस पार्टनर्स थे तो एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे सॉरी कहने को कहा और मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे हूँ गजा छू। मेरी कमजोरियों को ढूंढ के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या समझता मैं डर जाऊंगा? अगर मैं जेल गया तो उसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। सुनिए जी, भैया के आगे झुक जाइए। उसके आगे मैं क्यों झुकूं? वो भूल गया कि मैं उसकी बहन का पति हूँ। जेल भी चला गया तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी दौलत कमा ली है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी बोल सकते हैं, सिर्फ सॉरी बोलना है। भाई क्यों सॉरी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे सॉरी? हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? और ये फैमिली मैटर है, तेरे से क्या मतलब? ऑफ कोर्स मतलब है। आज अगर मेरी फैमिली खुश है तो वो सिर्फ गजा की वजह से। अगर इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रिएक्ट करूंगा मैं। अपने भाई को फोन लगाइए। आप 5 साल खामोश रही, लेकिन अब चुप रहेंगी तो गलती होगी। कॉल कीजिए। हेलो भैया, भैया 1 मिनट, गजा आपसे बात करेंगे। बात कीजिए। बच्चों की परवरिश के लिए प्रॉपर्टी या पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें बस उनके पापा चाहिए। माफी मांगने से गजा की हार हो सकती है, पर एक बाप की जीत होगी। सॉरी कहने में ही सबकी भलाई है। सॉरी बोलो पापा। सॉरी शंकर। सॉरी मत बोल गजा। हैप्पी बर्थडे गजा। ये भाई के कुछ ज्यादा ही पास आ रहा है। वो पास नहीं आ रहा है, तुम दूर जा रहे हो। अरे 5 साल की टेंशन को तुमने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये होता असली फ्रेंड। मजा आ भी गई। ईश्वर, आज तक आपने ईमानदारी की राह पर चलने में मेरी सहायता की। 30 साल तक अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। 30 दिन बाद मैं सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। मुझे इतना सामर्थ्य दें कि बिना भूल किए सम्मान और शांति के साथ रिटायर हो सकूं। मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया, ये मिनिस्टर साहब को कैसे बताऊं? मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर काय झालं रे? साइन हो गया क्या? नारायण मूर्ति। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ सर सर नमस्ते। पेट के अंदर खजाना छुपा है क्या? खाए हैं। इकडे नारायण मूर्ति कुठे आहे? आइए सर। सर मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब, सर नमस्ते सर। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। बैठिए बैठिए सर। सर आपकी फाइल ये रही। अब तो साइन करना ही पड़ेगा। हाँ, सॉरी, 1 मिनट सर।
सर एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। कॉमन एरिया में 40% स्पेस चाहिए, पर अभी 20% से भी कम है। सेटबैक एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आपने 2 मीटर से भी कम रखा है। आप खुद चेक कर सकते हैं सर। मॉल के वेस्ट साइड में एक स्कूल है और ईस्ट में पेट्रोल पंप है, साउथ में एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल सेंटर में है ये, मॉल के लिए जबरदस्त। भगवान ना करे कल को कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एक तरफ पेट्रोल पंप है, स्कूल है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मॉल में भी हजारों लोग आएंगे। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की जान जा सकती है सर। इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद मेरा साइन करना गलत होगा। काय बोल तो इतने प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैफिक ने, पुलिस ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना देख के साइन कर दिया क्या? मैं भी साइन करूं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। अरे डोका फिर ले गए तुझे? खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है या फिर बिल पास करने वाला प्रेसिडेंट है? आफ्टर ऑल तू एक सरकारी नौकर है। चल सही कर। आई एम रियली सॉरी सर। आपने मुझसे कहा, दूसरों ने साइन कर दिए, अब मैं कुछ कहता हूँ। एक ऑफिसर इलीगल काम करता था, उसने बेकार स्कूल बसों को चलने का परमिट दिया। ब्रेक फेल होने से उन बसों का एक्सीडेंट हुआ, सैकड़ों बच्चों की जानें गईं। एक्सीडेंट में हुई मौतों का असली जिम्मेदार वो ऑफिसर है जिसने परमिट दिया। क्यों? किसी ने कुछ पैसों से उसका साइन खरीदा और उसने बच्चों की मौत पर साइन कर दिया। अंग्रेजों के राज में बने हुए कई पुल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वो सैकड़ों साल पहले खड़े थे, लेकिन हमारे करप्ट बिल्डर्स के बनाए हुए पुल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। क्यों? क्यों होता है ऐसा? उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने ईमान बेचकर साइन किए।